मित्रों एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले सेशन में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें बकल कैविटी या ओरल कैविटी एवं एलिमेंट्री कैनाल का विस्तार से वर्णन किया था। उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की चर्चा हुई थी, लेकिन मैंने किसी भी ग्लैंड को अधिक विस्तार में नहीं बताया था। इस सेशन में हम लोग सिर्फ ग्लैंड्स पर विचार करेंगे, यानी कि वे सारे ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुटे हुए हैं, चाहे वह एलिमेंट्री कैनाल हो या लीवर और पैंक्रियाज हो, उनका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आप सभी जान रहे हैं कि हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स पाए जाते हैं, जो माउथ या एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी हिस्से से सीधे अवशोषित नहीं हो सकते हैं। इनका पहले डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद पचे हुए पदार्थों का एब्जॉर्प्शन और तब एसिमिलेशन होता है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डाइजेशन कराने वाले विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ये विभिन्न तरह के अंग जुटे हुए पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सलाइवरी ग्लैंड की बात करें। ह्यूमंस में मनुष्य के ओरल या बक्कल कैविटी में 3 जोड़े सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं: सबमैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। खरगोश में एक इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड भी होता है, जो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार का कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है, जिसमें एपिथेलियम का छोटा छोटा घेरा पाया जाता है, जिससे एसिनस या फॉलिकल का निर्माण होता है और उनके बीच काफ़ी मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आप बकल कैविटी के अंदर 3 तरह के ग्लैंड का लोकेशन देख रहे हैं। कान के आगे आप जो ग्लैंड देख रहे हैं वह पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है। इसकी नली का नाम एक्सटेंशन डक्ट है, जो अपर जॉ में खुलता है। दूसरा ग्लैंड जीभ के नीचे है, सबलिंगुअल ग्लैंड कहलाता है, और इसके छोटे छोटे बार्थोलिन्स डक्ट लोअर जॉ के सतह पर खुलते हैं, जबकि सबसे नीचे सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है। इससे उत्पन्न वार्टन्स डक्ट जीभ के नीचे, जहां एक धागा जैसा फ्रेन्यूलम बना रहता है, उसके दाएं बाएं एक जोड़े एपर्चर्स के द्वारा खुलते हैं। सिक्रेटरी सेल, जिसे मैंने एसिनस या एसिनर सेल्स नाम दिया, ये छोटे से स्पेस को घेर कर चारों ओर से पाए जाते हैं, और बीच का यह स्पेस पतली पतली नलियों से जुटा रहता है। ऐसी अनेक नलियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई लार्जर डक्ट का निर्माण करते हैं, और अंत में एक एक मेजर डक्ट के द्वारा ये बकल कैविटी में खुलते हैं। इस तरह जैसे कि अंगूर के गुच्छे का निर्माण होता है, इसी तरह से यहाँ पर सिक्रीटरी फॉलिकल्स, एसिनस या एल्वियोलस का निर्माण होता है।
ऐसी सजावट को रेसिमोस कहा जाता है। यह एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया गया है जिसमें गोल गोल घेरे के रूप में आप 5-6 सिक्रीटरी सेल्स देख रहे हैं। ये एसिनर सेल्स हैं। इनके बीच जो खाली जगह दिख रही है उसमें टर्मिनल सलाइवरी डक्ट है। वहाँ से सलाइवा लेकर जब वह बाहर की ओर बढ़ता है तो अन्य डक्ट से जुड़ते हुए मेजर डक्ट्स का निर्माण करता है। जब भी हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या कभी कभी उसकी कल्पना करते हैं तो अचानक हमारे मुंह में पानी आने लगता है। यह पानी कहाँ से आता है? तो सबलिंगुअल ग्लैंड भोजन की चाहत से तुरंत रेस्पॉन्स देता है और मुंह में पानी यानी सलाइवा आने लगता है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सलाइवा का निर्माण सब मैंडिबुलर ग्लैंड से होता है और आमतौर से भोजन को चबाते समय इस ग्लैंड से सलाइवा बाहर निकलता है। सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन्स डक्ट कहा जाता है। पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट एस्टेंसन्स डक्ट है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड का डक्ट व्हार्टन्स डक्ट कहलाता है। पैरोटिड ग्लैंड की नली यानी एस्टेंसन्स डक्ट माउथ में अपर मोलर टीथ के पास खुलता है, यानी ऊपरी जबड़े से पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन मुंह में प्रवेश करता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का डक्ट एक जोड़ा व्हार्टन्स डक्ट है जो जीभ के नीचे फ्रेन्यूलम के दोनों ओर खुलता है, जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड का बार्थोलिन्स डक्ट 10 से 20 की संख्या में छोटी छोटी पतली पतली नली के रूप में मुंह के फ्लोर पर नीचे दाएं बाएं से खुलते रहता है। पैरोटिड ग्लैंड में मुख्य रूप से वाटरी सिक्रीशन उत्पन्न करने वाला सीरस सेल्स है, इसलिए यह अपेक्षाकृत ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें एंजाइम्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्लैंड में अधिकांश म्यूकस सेल हैं जो लसलसापन उत्पन्न करते हैं, जबकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड में दोनों प्रकार के सेल, म्यूकस सेल और सीरस सेल, लगभग बराबर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का संबंध सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के नर्व से है। इसमें खासकर पारासिम्पैथेटिक के वैगस ब्रांचेज सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज कराते हैं, जबकि सिंपैथेटिक से सलाइवा का सिक्रीशन घटता है। सामान्यतः एक मनुष्य एक दिन में 500 ml तक सलाइवा का निर्माण करता है, लेकिन कुछ लोग जो दिन भर किसी न किसी चीज़ को चबाते रहते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, तो उनके सलाइवा का सिक्रीशन 1.5 लीटर तक हो सकता है। इसमें 70% हिस्सा सब मैंडिबुलर ग्लैंड से उत्पन्न होता है, 25% पैरोटिड ग्लैंड से और सिर्फ 5% सबलिंगुअल ग्लैंड से होता है। यानी सबसे अधिक सलाइवा सब मैंडिबुलर ग्लैंड उत्पन्न करता है। फीवर रहने पर सलाइवा का सिक्रीशन घट जाता है, इसलिए मुंह और जीभ की सतह ड्राई हो जाती है। प्यास रहने पर
बहुत अधिक नर्वस होने पर इन परिस्थितियों में भी सलाइवेशन घटता है। एट्रोपिन नाम के नशीले ड्रग के इंजेक्शन से सलाइवरी सिक्रीशन रुकने लगता है। सलाइवा के म्यूकस सेल्स सिर्फ लसलसापन उत्पन्न करते हैं, लेकिन सीरस सेल में अल्फा एमाइलेज और लाइसोजाइम ये दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अल्फा एमाइलेज को ही लोग सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज 6.8 pH पर क्लोराइड आयन की उपस्थिति में काम करता है। यह pH न्यूट्रल से थोड़ा बिलो है, कम है, एसिडिक माना जा सकता है और इस pH को बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और म्यूसिन नाम के पदार्थ मेंटेन करते हैं। इसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन होता है, लेकिन स्टमक में खासकर निचले हिस्से जिसे पाइलोरिक स्टमक कहा जाता है, वहाँ गैस्ट्रिक विलाई के बीच गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं और उस गैस्ट्रिक पिट्स में ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इनमें दो प्रकार के सेल्स, पेप्टिक सेल्स और ऑक्जिनटिक सेल्स पाए जाते हैं। ऑक्जिनटिक सेल्स को पेराइटल सेल भी कहा जाता है। इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें प्रोटॉन पंप की मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रोटॉन का निष्कासन होते रहता है और क्लोराइड उसके पीछे पीछे फॉलो अप करता है, यानी क्लोराइड और प्रोटॉन का सिम्पोर्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन पाइलोरिक स्टमक के इपिथीलियम से यानी कि म्यूकोसा लेयर से उत्पन्न होने वाले गैस्ट्रिन हार्मोन पर सीधे निर्भर करता है। गैस्ट्रिन के दो प्रकार हैं, गैस्ट्रिन 1 और गैस्ट्रिन 2। गैस्ट्रिन 1 पर काफ़ी काम किया गया है। इसका मोलेकुलर वेट 2114 डाल्टन होता है। यह इसकी सजावट है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, ल्यूसिन, उसके बाद 5 मॉलिक्यूल ग्लूटामिक एसिड, फिर एलानिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफान, मिथाइनिन, एस्पार्टिक एसिड और फेनाइल एलानिन। यह जो 4 अंतिम में बोल्ड लेटर से लिखे गए हैं, ये चारों इसके एक्टिव सेंटर्स का निर्माण करते हैं। गैस्ट्रिन 2 में ट्रिप्टोफान सल्फेटेड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैगस इंपल्स के द्वारा भी सिक्रीट होता है। इसलिए हाइपर एसिडिटी पेशेंट्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। वैगस नर्व्स के टर्मिनल्स जो स्टमक के सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं, वे एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, तो दूसरी ओर पेरिस्टाल्सिस भी उत्पन्न करते हैं। दूसरा सेल पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन नाम का जाइमोजन ग्रेन्यूल उत्पन्न करते हैं। एसिडिक मीडियम में यह पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर जाता है, जो 1.4 से 4.5 pH के बीच काम करता है और यह इनसॉल्युबल प्रोटीन को, अघुलनशील प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन टुकड़ों को पेप्टोन और प्रोटियोज कहा जाता है। पेप्सिन हार्मोन मुख्य रूप से टायरोसिन और फेनाइल एलानिन के साथ बने पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है।
पेप्सिन किसी सॉल्युबल प्रोटीन पर काम नहीं कर पाता है, इसलिए दूध में जहाँ की कैसिनोजन नाम का सॉल्युबल प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, पेप्सिन का प्रभाव नहीं होता है। बच्चे जो पूरी तरह से दूध पर निर्भर हैं, उनमें दूध के कर्डलिंग के लिए, थक्के में बदलने के लिए रेनिन नाम का एंजाइम का निर्माण होता है, जो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में दूध का थक्का बनाता है। अब इस पर पेप्सिन अपनी क्रिया कर पाता है। एडल्ट्स में रेनिन का सिक्रीशन नहीं होता है, इसलिए एडल्ट में मिल्क का डाइजेशन भी आसानी से नहीं होता है। इसका डाइजेशन पेप्सिन या दूसरे एंजाइम से बहुत ही थोड़ा सा होता है, यानी अधिकांश प्रोटीन का वेस्टेज होता है। इंटेस्टाइन की दीवार में भी तरह तरह की सीधी नली नुमा ग्रंथियां बनी हुई है। डियोडिनम में इसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, जो सिर्फ म्यूकस का सिक्रीशन करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में इन्हें क्रिप्स ऑफ लीवर कुन कहा जाता है। इसके अंदर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज और कई अन्य छोटे छोटे एंजाइम जैसे लाइपेज और न्यूक्लियेज भी पाए जाते हैं। इसके मिश्रण को इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। अब हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। आप जो डार्क ब्राउन कलर में देख रहे हैं वह लीवर है। उसके नीचे आपको ग्रीनिश कलर का एक बैग दिख रहा है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। गॉल ब्लैडर की नली डियोडिनम में आकर खुलती है। डियोडिनम के फोल्ड के बीच आप हल्के रंग से बने हुए पैंक्रियाज को देख रहे हैं। इसकी नली भी गॉल ब्लैडर की नली के साथ मिलकर डियोडिनम में खुलती है। लीवर डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। इसकी बाईं ओर 3 लोब्स और दाहिनी ओर 2 लोब्स पाए जाते हैं। प्रत्येक लीवर लोब अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बहुभुजी एरियाज में बटा रहता है, जिसे लीवर लोब्यूल्स कहते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने पर यह हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल दिखाई पड़ सकता है। प्रत्येक ऐसे लोब्यूल के सेंटर में हिपैटिक वेन पाया जाता है। 2 लोब्यूल के बीच पतला सा कनेक्टिव टिश्यू का विभाजन होता है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पाए जाते हैं। इन फाइबर्स के घेरे को ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। लीवर में प्योर ब्लड का सप्लाई हिपैटिक आर्टरी के द्वारा और इम्प्योर ब्लड जो कि भोजन से रिच होता है, हिपैटिक पोर्टल वेसल के द्वारा सप्लाई होता है। हिपैटिक वेन के द्वारा यह ब्लड वापस लौटता है। हेक्सागोनल एरियाज, जिसे लीवर लोब्यूल कहते हैं, उसके प्रत्येक कोने में हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेसल और बाइल डक्ट्स मिलकर हिपैटिक ट्रायड बनाते हैं। सेंटर से किनारे की ओर हिपैटोसाइट नामक सेल्स लंबे लंबे कतार बनाते हैं, जो कहीं कहीं पर विभाजित होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये हिपैटोसाइट्स मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से काफ़ी एक्टिव होते हैं और इनके बीच बीच में अमीबा जैसे आकृति वाले अमीबॉइड फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं।
जिसे कुफर सेल्स कहा जाता है। प्रत्येक दो कॉर्ड के बीच से बाइल डक्ट की पतली पतली नलियां गुजरती है। इस तरह प्रत्येक कोने में हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट मिलकर हिपैटिक ट्रायड का निर्माण करता है। आप ये ट्रांसवर्स सेक्शन लीवर का देख रहे थे। इसके एक हिस्से को हम अगर बड़ा करते हैं तो इस तरह की रचना बनती है। बीच में हिपैटिक वेन है और सभी 6 कोने पर 3 नलियां दिखाई गई है, जिसमें एक हिपैटिक आर्टरी, दूसरा हिपैटिक पोर्टल वेन और तीसरा बाइल डक्ट है। इसे ही पोर्टल ट्रायड या हिपैटिक ट्रायड कहा जाता है। इसी का विशालित व्यू आप इस तरह से देख सकते हैं। लीवर के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा किया जाता है, जिसे ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। जब भूख लगी रहती है तो यह ग्लाइकोजन टूटकर फिर से ग्लूकोज रिलीज करता है, जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजन बनने की क्रिया इंसुलिन हार्मोन के अधीन और ग्लाइकोजन के टूटने की क्रिया ग्लूकागॉन हार्मोन के अधीन होता है। ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन का 90% लीवर के अंदर बनता है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ट्रांसफेरिन, एंजियोटेंसिन इत्यादि प्रसिद्ध प्रोटीन है। लीवर के अंदर फैटी एसिड और अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। अमीनो एसिड से उत्पन्न अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। लीवर विटामिन ए को जमा करने का काम करता है और यदि कोई 3 से 4 महीने तक हरे साग सब्जियों पर पूरी तरह निर्भर हो तो विटामिन ए की ज़रूरत 6 महीने तक पूरी की जा सकती है। लीवर के अंदर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में हो जाता है, जो मेटाबॉलिक एनर्जी का निर्माण कर सकता है। इससे फैट का यूटिलाइजेशन घटता है और परिणामतः लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। यह पुराने आरबीसी को नष्ट करता है, हीम मॉलिक्यूल को तोड़कर बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट बनाता है, जो ऑक्सीडाइज होने पर बिलीवर्डिन में बदल जाता है। लीवर के अंदर कोलेस्टेरॉल का काफ़ी मात्रा में निर्माण होता है, जो ग्लाइकोकोलेट और टारोकोलेट सॉल्ट के रूप में बाइल के साथ डिओडिनम में आता है और फैट के डाइजेशन में मदद करता है। इसके अलावा लीवर विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ, मेडिसिन्स और ड्रग्स को भी नष्ट करता है, इसलिए इसे सेंटर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन, कई तरह के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल और बाइल सॉल्ट्स यानी ग्लाइकोकोलेट और टाउरोकोलेट पाए जाते हैं। ये सब गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं और जब काइम डिओडिनम में प्रवेश करता है तो गॉल ब्लैडर से ये निकलकर भोजन में मिल जाते हैं। एक हेल्दी मनुष्य में लगभग 32 मिलीलीटर बाइल का स्टोरेज हो सकता है। इसे एक्सरे या अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। गॉल ब्लैडर से उत्पन्न होने वाला बाइल डक्ट डिओडिनम में पैंक्रियाज के साथ साथ खुलता है। इसके अंतिम हिस्से में एम्पुला ऑफ बाइल डक्ट या एम्पुला ऑफ वैटर नामक रचना पाई जाती है। इस पर एक भाल्व लगा रहता है, जिसे भाल्व ऑफ ओडाई कहते हैं। बाइल के अंदर 89% वाटर,
11% सॉल्यूट्स, बाइल सॉल्ट 6%, कोलेस्टेरॉल 2.5%, फॉस्फोलिपिड्स 0.4%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 0.8% और इसका पीएच 7 से 7.6 तक हो सकता है। जब यह बाइल भोजन में मिक्स करता है, काइम की एसिडिटी समाप्त हो जाती है और पीएच बढ़कर 7.6 हो जाता है, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम के लिए आवश्यक पीएच है, ऑप्टिमल पीएच है। अब आप देखिए अंतिम रचना, यह पैंक्रियाज है जो डिओडिनम के फोल्ड के बीच छिपा सा रहता है। इसके अंदर लगभग 60-62% हिस्सा एंजाइम बनाने वाले एक्सोक्राइन पैंक्रियाज के हिस्से हैं, जिन्हें एसिनर सेल्स कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में 6 से 7% हिस्सा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का निर्माण करता है, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है। एसिनर सेल के द्वारा विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का निर्माण होता है, खासकर इसमें ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, अमीनोपेप्टाइडेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज का निर्माण होता है। पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन पर सिक्रीटिन नाम का हार्मोन और पैंक्रियोजाइमिन नाम के हार्मोन का सीधा प्रभाव होता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से गैस्ट्रिन तथा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का निर्माण होता है। यह पैंक्रियाज का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें बीच बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखाई पड़ रहा है। जब हाई मैग्नीफिकेशन के साथ इसे खोज कर देखते हैं तो इसके बीच में इस तरह से आइलेट ऑफ लैंगरहैंस दिखाई पड़ता है। तो इस तरह आपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जुटे हुए सभी ग्लैंड्स की रचना का अध्ययन किया, क्रियाओं का भी अध्ययन किया। अब अगले सेशन में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।